बच्चों, आज इस वीडियो में हिंदी गद्य के पाठ 5 हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखित निबंध निंदा रस का अध्ययन करेंगे। निंदा रस एक व्यंग निबंध है और हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के एक कुशल व्यंग निबंधकार हैं। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय सबसे पहले देखेंगे। और जीवन परिचय जब भी लिखना आरंभ करते हैं, सबसे पहले उस कवि या लेखक के जीवन की महत्वपूर्ण बातों को सूक्ष्मावलोकन के रूप में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्मावलोकन। हरिशंकर परसाई, जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी, जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इटारसी जिले के जमानी ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में इटारसी जिला और गांव का नाम जमानी। शिक्षा, माता पिता का नाम दिया नहीं गया यहाँ पर। शिक्षा इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी विषय में किया, हिंदी साहित्य में एमए किया। वसुधा नामक पत्रिका का कुछ दिनों तक संपादन किया। बाद में धन की कमी के कारण इस पत्रिका को बंद करना पड़ा इन्हें। प्रमुख रचनाएं: भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, और भी हैं इनकी रचनाएं। बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, आदि। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में समाज के प्रति, समाज में फैले हुए जो एक प्रकार से कुरीतियां हैं कह सकते हैं, जो समाज की विडंबनाएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार, अशिक्षा या ऊंच नीच का भाव, इन सब पर इन्होंने करारा व्यंग किया है। और हंसी हंसी में ही ये अपनी बात गंभीरता से कह देते हैं। भाषा, इन्होंने बहुत ही कठिन भाषा या संस्कृत युक्त तत्सम शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है। साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, खड़ी बोली है। शैली व्यंग्यात्मक, क्योंकि व्यंग निबंधकार हैं तो व्यंग्यात्मक तो होगी ही, और निबंधकार हैं इसलिए विवरणात्मक भी है। कहीं कहीं पर प्रश्नात्मक शैली भी आ जाती है, सूत्रात्मक शैली है, और उद्धरण शैली, विभिन्न उदाहरण देते हुए निबंधों में लिखते हैं ये। मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। साहित्य में स्थान: कुशल व्यंग लेखक हैं और एक अच्छे निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहानी, उपन्यास और भी गद्य विधाओं में साहित्य रचना की। तो ये सूक्ष्मावलोकन था। अब जीवन परिचय विस्तार से पढ़ेंगे। जीवन परिचय तथा साहित्यिक उपलब्धियां। मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। यद्यपि इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। कुछ समय तक क्या किया इन्होंने? शिक्षण कार्य किया, शिक्षक के रूप में कार्य किया। लेकिन साहित्य सृजन में बाधा का अनुभव करने पर इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। कुछ समय तक इन्होंने एक अध्यापक के रूप में कार्य किया, परंतु जब इन्हें लगा कि इनके उस कार्य से साहित्य में, जो साहित्य लेखन का कार्य था, साहित्य रचना का कार्य था, उसमें बाधा आ रही थी, स्वतंत्र रूप से नहीं लिख पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और साहित्य के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। इन्होंने प्रकाशक एवं संपादक के तौर पर जबलपुर से वसुधा पत्रिका का, वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन स्वयं और प्रकाशन किया। तो ये आपको याद रखना है। वसुधा के संपादक कौन थे? हरिशंकर परसाई। कहाँ से छपती? जबलपुर से। और ये मासिक थी या साप्ताहिक? मासिक।
बाद में आर्थिक कारणों से बंद होगी, बाद में धन की कमी के कारण बंद करना पड़ा। हरिशंकर परसाई जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग का बाद में आगे चल के धर्मवीर भारती ने भी संपादन किया था। अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे। 10 अगस्त धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती थे, उन पत्रिकाओं में भी इनके लेख छपते थे। 10 अगस्त 1995 को इस यशस्वी साहित्यकार का देहावसान हो गया। 10 अगस्त 1995 को इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक सेवाएं। व्यंग्य प्रधान निबंधों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी राम के साथ उतरती। राम के साथ मतलब यहाँ पर राम नहीं होगा, बड़ी लगन के साथ, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पर इनकी जो दृष्टि है वो व्यंग लेखन में सर्वाधिक, अगर प्रसिद्ध व्यंग लेखक कोई है तो वो हरिशंकर परसाई हैं हिंदी साहित्य में, जिन्हें एक सफल व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। इनकी भाषा जो है, जो साहित्यिक रचनाएं हैं इनकी, वो व्यंग के अनुरूप कुशल हैं। कुशलता से इन्होंने व्यंग रचनाओं की रचना की है। उनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति कृतज्ञ भाव की जगह भाव करना है, यहाँ पर भाव विद्यमान था। साहित्य सेवा के लिए परसाई जी ने नौकरी को भी त्याग दिया। काफ़ी समय तक आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी ये वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन करते रहे। पाठकों के लिए हरिशंकर परसाई एक जाने माने और लोकप्रिय लेखक हैं। यहाँ पर बताया गया है कि लेखक, इनको बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही साहित्य में रुचि थी, और आगे चलकर जब इन्हें अध्यापक की नौकरी मिली, देखा कि साहित्य सेवा में इनका जो साहित्य का कार्य है वो सही से नहीं हो पा रहा, तो उसमें जो नौकरी की बाधा थी उसको भी छोड़ दी। परसाई जी एक ऐसे निबंध लेखक हैं जो अपने व्यंग को पाठकों के मन में बड़ी कुशलता से पहुंचा देते हैं। पाठक जो भी पढ़ने वाला इनकी रचनाओं को जो पढ़ता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे सामने हमारे वो घटना हो रही है और लेखक हमारे सामने बैठकर उसकी रचना कर रहा है, लिख रहा है। इसलिए इनकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय, लोगों के में बहुत प्रिय मानी जाती। कृतियाँ, प्रमुख रचनाएं। परसाई जी ने अनेक विषयों पर रचनाएं लिखी। इनकी रचनाएं देश की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। परसाई जी ने अपनी कहानियों, उपन्यासों तथा निबंधों से व्यक्ति और समाज की कमजोरियों, विसंगतियों और आडंबरपूर्ण जीवन पर गहरी चोट की है। क्या लिखा है परसाई जी ने? इन्होंने जो समाज की कमजोरियां थीं, समाज में जो उस समय सामाजिक कुरीतियां कह सकते हैं, सामाजिक कुरीतियां फैली थी, व्यक्तिगत कमजोरियां थीं, उन पर बहुत तीखे व्यंग किए हैं, और इसलिए इन्हें व्यंग लेखक कहना उचित ही है। हिंदी के व्यंग लेखकों में परसाई जी का नाम सर्वोपरि है। इन्होंने जो राजनीतिक दांव पेच हैं, जिन दांव पेचों से कोई राजनेता राजनीति में आगे बढ़ता है आज के समय में, विशेषकर क्योंकि आज के समय में ईमानदार नेता जो सत्य की राह पर चलने वाला हो, ऐसा शायद ही हो, तो ऐसे नेताओं पर जो हर आडंबर का सहारा लेकर राजनीति में आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों पर इन्होंने करारा व्यंग किया है। और परिस्थितियों के अनुरूप इनका शब्द चयन भी अनूठा होता है। परसाई जी की रचनाएं निम्न प्रकार से हैं, निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह क्या है? हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह हेडिंग है। उपन्यास है इनके, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली। परसाई जी ने क्लिष्ट व गंभीर भाषा की अपेक्षा व्यावहारिक अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया, जिसके कारण इनकी भाषा में सहजता, सरलता व प्रवाहमयता का गुण
दिखाई देता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है, जिससे इनकी रचना में रोचकता का पुट आ गया है। इस रोचकता को बनाने के लिए परसाई जी ने उर्दू व अंग्रेजी भाषा के शब्दों, कहावतों, मुहावरों को बेहद सहजता के साथ प्रयोग किया है, जिससे इनके कथ्य का मतलब जो इन्होंने वाक्य कहे हैं, कथन हैं, की प्रभावशीलता को दोगुना कर दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्यतः व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है और उसके माध्यम से समाज की कुरीतियों पर, जो विभिन्न कुरीतियां हैं, विशेषकर भ्रष्टाचार पर इन्होंने करारे व्यंग किए हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित व्यंग लेखक थे। मौलिक व अर्थपूर्ण व्यंग्यों की रचना में परसाई जी सिद्धहस्त थे। हास्य एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट अभाव की पूर्ति की। इनके व्यंग्यों में समाज एवं व्यक्ति की कमजोरियों पर तीखा प्रहार किया है। आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। तो यहाँ तक ये जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद हम इनके द्वारा लिखित पाठ निंदा रस का अध्ययन करेंगे। निंदा रस, निंदा, सबसे पहले हम निंदा के बारे में जानेंगे क्या है। निंदा का शाब्दिक अर्थ है बुराई और रस का अर्थ है आनंद। पाठ का नाम निंदा रस, व्यंग लेखक हैं तो व्यंग करते हुए निंदा में रस, कुछ लोगों को दूसरों की बुराई करने में आनंद आता है और कई प्रकार के निंदक होते हैं समाज में। तो उन सभी निंदकों की चर्चा यहाँ लेखक ने की है कि किस प्रकार की निंदा अच्छी है, क्योंकि प्रसिद्ध साहित्यकार और लोक नायक तुलसीदास जी ने लिखा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। उन्होंने कहा कि निंदक व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। उनका कहना है कि निंदक, एक प्रकार का निंदक ये भी होता है जो दूसरों की कमियां बताता है, ऐसे निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। पर वो कमियां किस लिए? आप में सुधार के उद्देश्य से बताता है, तो ऐसा निंदक समाज के लिए लाभदायक है। किंतु किसी की अवहेलना, किसी की उपेक्षा, किसी की को नीचा गिराने के लिए निंदा करना, वो समाज के लिए हानिकारक है। तो इन सभी प्रकार के निंदकों की चर्चा इस पाठ में की गई है। वर्तमान हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी ने अपने इस निबंध में निंदा की प्रवृत्ति का अत्यंत सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। कि मनोवैज्ञानिक से तात्पर्य है कि मनुष्य की साइकोलॉजी, मनुष्य के जो मन की दशा है वो कैसी होती है। व्यंग्यकार ने बताया है कि निंदक विभिन्न मनोवृत्तियों वाले होते हैं। कुछ अकारण निंदा करते हैं, कुछ को निंदा करने में रस की प्राप्ति होती है, तो कुछ निरपेक्ष होकर, मतलब किसी का पक्ष नहीं, बिना किसी वैर भाव के अत्यंत पवित्र भाव से दूसरों की बुराई करते हैं। परसाई जी ने निंदा करने की प्रवृत्ति के कारणों की खोज करते हुए बताया है कि अधिकांश व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेषजन्यहीनता के कारण दूसरे की बुराई करते हैं। क्या कहा है लेखक ने कि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए उनकी निंदा करने लगते हैं। जब व्यक्ति स्वयं अकर्मण्य हो जाता, जब वो खुद आगे नहीं बढ़ पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, तो दूसरे की निंदा करके अपने अहम का संतुष्टि करता है। मतलब खुद नहीं आगे बढ़ पाता तो दूसरों की बुराई करने लगता है कि अरे उन्होंने कर लिया तो कौन सा ज़्यादा कर लिया, हम तो उनसे अच्छा कर सकते थे पर हमने किया नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। इस प्रकार निबंधकार ने पर निंदा में तन्मय होकर आनंद लेने की मानवीय वृत्ति पर करारा व्यंग अपने इस निबंध में किया है। अब यहाँ से निबंध आरंभ होता है। कई महीने बाद आए। यहाँ पर लेखक ने उदाहरण के तौर पर लिखा है, किसी का नाम नहीं लिया इसलिए कहा है। का मतलब कोई अमुक व्यक्ति कई महीने बाद सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे गले से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उसकी पकड़ में आ गया
तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। यहाँ लेखक ने देखिए एक दृष्टांत उद्धरण शैली यहाँ पर है, उदाहरण दिया है। ये धृतराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे धृतराष्ट्र के हृदय में भीम के लिए ईर्ष्या थी, द्वेष था। वो भीम से इसलिए द्वेष करता था, ईर्ष्या रखता था, क्योंकि भीम दुर्योधन से अधिक शक्तिशाली था और भीम के कारण दुर्योधन कभी जीत नहीं पाता था। और ऊपर से धृतराष्ट्र क्या करता था, भीम के प्रति असीम स्नेह का दिखावा करता था। तो लेखक ने आज के समय में ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो ऊपर से, ऊपरी मन से आपके हितैषी होने का दिखावा करते हैं, किंतु अंतर मन से अंदर ही अंदर वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। अगर आप सफल होते हैं, उस सफलता में अगर वो आपकी प्रशंसा करते हैं, उसमें भी मन ही मन वो आपसे जल रहे होते हैं। तो लेखक ने कहा कि ऐसे लोगों के सामने जो दिखावा करता है, एक किसी का उदाहरण दिया कि वो आया और बिल्कुल ऐसे दिखाया कि जैसे बहुत प्रेम करता है, किसी आंधी तूफान की तरह कमरे में घुसा और तूफान की तरह मुझे अपनी भुजाओं में। तो लेखक कह रहा है कि मुझे धृतराष्ट्र की याद आ गई। धृतराष्ट्र ने भी ऐसे ही भीम को प्रेम से लगाने, और जब भीम उसके सामने आए, कृष्ण ने उनसे बता दिया था, इसलिए उन्होंने लोहे का पुतला आगे बढ़ाया। भीम खुद नहीं आगे बढ़े, भीम का पुतला बनाया गया था, पुतले को दिया गया, क्योंकि कृष्ण जानते थे इस बात को। तो जैसे ही धृतराष्ट्र को भीम का पुतला दिया गया तो उन्होंने सोचा भीम है ये, और उसे प्राणघाती, उसे जोर से, इतने जोर से गले से लगाया, और क्या दिखा रहे थे कि बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और पुतला वो लोहे का था, तब भी चूर हो गया। तो लेखक कहता है कि ऐसे मौके पर जब कोई व्यक्ति छल से, कपट से, ईर्ष्या से आपसे मिलता है, तो हमें अपनी आत्मा, अपने अंतर मन को उसके समक्ष नहीं रखना चाहिए। हमें भी केवल भीम की तरह पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस समय लेखक कहता है कि जो का व्यक्ति आया मेरे पास, क्या मैं उससे मिला? नहीं, मैंने भी अपने को समेट लिया। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए कि उसकी भुजाओं में सौंप दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ, कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से धृतराष्ट्र से तात्पर्य यहाँ पर ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो मेरे लिए अपने मन में ईर्ष्या भरे हुए है, ऊपरी मन से दिखावा कर रहा है। क्यों लेखक ने सोचा? क्योंकि इनके किसी और मित्र ने पिछली रात उसके बारे में बता दिया था कि वो तुम्हारी बुराई कर रहा था, ऐसे ऐसे कह रहा था। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आया था और तुम्हारी 2-3 घंटे तक बुराई कर रहा था। तो अब ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि बताने वाले ने सही बताया हो। इस सूचना के बाद, किंतु जिससे बताया उसके मन में तो ये गांठ पड़ गई ना कि वो मेरी बुराई कर रहा था। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे में मेरे गले लगा, तो मैंने अपने शरीर से मन को चुपचाप खिसका दिया। निस्नेह कटीली दे उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। अगर उस भावनाओं के भी कांटे होते तो उसे महसूस हो जाता कि वो मुझे नहीं, जो उसके मन में ईर्ष्या है, उसी ईर्ष्या से वो मिल रहा है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। लेखक ने कहा, इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ भावार्थ निकालेंगे, शब्दों का अर्थ नहीं निकालेंगे, भावार्थ इसका भाव ये है कि जब कोई आपसे छलपूर्ण बर्ताव करे, आपके प्रति ईर्ष्या रखे और वास्तव में आप सही हैं, तो आप उसके साथ वैसे ही करना चाहिए जैसे कि भीम ने धृतराष्ट्र के साथ किया। पुतला, आप भी उससे ऊपरी मन से मिलिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बातें सच्चे मन से उसके सामने खोल कर रख दें। वह मेरा दोस्त अभिनय से पूरा है। अभिनय से पूरा, यहाँ पर ये लोकोक्ति है। अभिनय से पूरा मतलब नाटकी, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दिखावा करने वाला, नाटक करने वाला। उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। लेखक कहता है कि वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो मुझसे असीम स्नेह करता है, जैसे उसके बराबर हमसे कोई प्रेम नहीं करता।
सबसे ज़्यादा इस संसार में वो हमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से दिखावा कर रहा था। केवल आंसू ही नहीं निकले, बाकी उसने सारे नाटक दिखा दिए, सारे कार्य उसने ऐसे किए कि जैसे उससे बढ़कर दुनिया में हमसे कोई स्नेह नहीं करता है। वही गहरी आत्मीयता की जड़, आत्मीयता की जकड़ मतलब अपनेपन से जकड़ना, गले लगाना, आँखों में वो प्रेम छलकाना। तो इस प्रकार सारे, और उसी तरह से स्नेह से डूबी हुई वाणी में बोलना। और क्या बोला कि अभी सुबह गाड़ी से उतरा हूँ और तुमसे मिलने चला आया, ये दिखाना कि हम सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। जबकि वो व्यक्ति बता चुका था शाम को ही, तो पहला झूठ यहीं पर लगा। तो लेखक को लगा नहीं, बताने वाले ने बिल्कुल सही बताया। मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। मतलब क्या उसने कहा, जो आया था व्यक्ति, कि तुमसे इतना बेचैन थे मिलने के लिए कि जैसे आत्मा का एक टुकड़ा दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त। लेखक ने मन ही मन क्या सोचा कि देखिए, पहला झूठ उसने यही बोला, कल का आया मुझे मेरे मित्र ने बता दिया था। अब झूठ बोलने में कोई उसका प्रयोजन, कोई उसका उद्देश्य जरूर रहा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निर्दोष मिथ्यावादी, मतलब वो झूठ बोलना नहीं चाहते, कोई दोष नहीं उनका ये होता, स्वभाव होता है, आदतन प्रकृति के वशीभूत, मतलब स्वभाव बन जाता है। वो ना चाहकर भी झूठ बोलते हैं, उनके मुख से निष्प्रयास, कोई प्रयास नहीं करना उन्हें, वो बिना प्रयास के ही झूठ बोलते हैं। जैसे किसी से आप पूछे, बहुत से लोगों की आदत होती है कि कहीं से आ रहे हैं, भले वो कोई काम करके आ रहे हैं, उनसे पूछो कहाँ गए, अरे कहीं नहीं, बस ऐसे ही। तो ये भी तो एक झूठ हुआ ना। पर क्यों? जानबूझकर नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपसे झूठ बोलना नहीं चाहते, पर स्वभाव है ऐसा, स्वभाव के कारण बोल दिया। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, अगर बम्बई जा रहे हैं, उनसे पूछे तो वो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात तो उनके मुँह से निकल ही नहीं सकती। लेखक कहता है कि का भी बड़ा निर्दोष, महज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वो भी कैसा है? स्वभाव से झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने क्या किया कि अब गा की बुराई शुरू कर दी, निंदा शुरू कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है, जघन्य मतलब पाप, जघन्य का अर्थात पाप नहीं है, मतलब जिन्हें करने में बुराई हो, जिन कार्यों को करने में बुराई हो, ऐसे जितने भी कार्य मनुष्य के लिए अपराध स्वरूप बताए गए हैं, वो सब उसने आरोप गा पर ऐसे लगाए जैसे, और ऐसे लगाया कि ऐसे उसने गा की छवि मेरे सामने ऐसे कर दी जैसे गाढ़ा तारकोल, बिल्कुल काला चेहरा उसका। उसके लिए मेरे मन में इतनी बुराई भर दी कि मुझे उसका पूरा व्यक्तित्व ही काला दिखाई देने लगा। अब लेखक कहता है कि मैं ये सोचकर काँप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर इसने गा के सामने मेरी खींची होगी। और वास्तव में ये बात सही है। जो व्यक्ति, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई आपके सामने कर रहा है, तो निश्चित ही वो आपकी बुराई दूसरों के सामने भी करता होगा, क्योंकि उसका स्वभाव है वो। ऐसे लोगों से कोई भी बात अपनी ना बांटें। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था। लेखक कहता है कि सुबह की जो हम लोगों की बातचीत हुई उसमें प्रमुख विषय क्या था? गा था। फिर तो क्या हुआ कि जिस परिचित की, जितने जान पहचान के लोग थे, जिनकी जिनकी बातें, जिनकी जिनकी चर्चा होती गई, उन्हें वो 2, 4, 6 वाक्यों में ही धराशायी करके बढ़ लेता। मतलब सबकी बुराई करके सबको मेरी नज़रों से वो गिराता जा रहा था, या ये कहें कि बुराई की उस मशीन में, निंदा की उस मशीन में वो काटता चला जा रहा था। तो लेखक कहता है कि ऐसे उस मित्र के लिए क्या कहूँ, ऐसे लोग होते हैं जो अपने सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए दूसरों की बुराई करते रहते हैं। उन्हें आनंद आता है, ये उनका स्वभाव होता है। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, उनका स्वभाव है ये, और स्वाभाविक रूप से वो निंदा करते हैं। तो इसके आगे के गद्यांश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक के पाठ को ध्यान से आप सभी लोग सुन लीजिए इतने वीडियो को, और यहाँ से इसके आगे हम कल पढ़ेंगे यहाँ से। धन्यवाद।